वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ आप कह सकते हैं नेफ्ट, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है ये है सेकंड पार्ट नेफ्ट का। और नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो इसमें डिस्कस करने हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिस पर जाके आप और जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वो लिंक काफ़ी ऑथेंटिकेटेड होगा। खुद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिंक है। उस पर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नेफ्ट से रिलेटेड उनके बारे में देखिए। अभी तक हमने ये जान लिया कि हम नेफ्ट के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर सेंडर जो पैसा भेज रहा है उसका अकाउंट ना भी हो तो भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। हालांकि ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको प्रैक्टिकली कैसे बैंक में जाके आप करेंगे ये सब नहीं बताया, वो आज मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जानते हैं कि कुछ अकाउंट होते हैं जिन जैसे नाम होता है NRE अकाउंट, NRO अकाउंट। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे अकाउंट है, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकाउंट हम लोगों के लिए नहीं बने हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं। ये किसके लिए बने हैं? NRIs के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। अब ये अकाउंट में क्या फैसिलिटी होती है, क्या नहीं होती है, NRI कब किस इंसान को हम NRI बोलते हैं, ये सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम केवल नेफ्ट की बात करते हैं। तो ये मान के चलिए कि दो अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, ठीक है। उसी तरह NRE और NRO अकाउंट भी होते हैं, बट इन्हें कौन खोल सकता है? NRI, ठीक है। तो क्या ये लोग भी नेफ्ट की सुविधा के जरिए इन अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब इनके जरिए कहीं और भेजना और कहीं और से पैसा इनमें मंगवाना। क्या इन अकाउंट्स में भी नेफ्ट की सुविधा के जरिए पैसा ट्रांसफर करा जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। नेफ्ट की सुविधा के जरिए अगर NRI लोग अपने अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करना चाहें, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहें या कोई उनके अकाउंट में करना चाहे तो ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। मतलब नेफ्ट की सुविधा केवल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट इन सब पर ही अवेलेबल नहीं है, NRE और NRO अकाउंट्स पर भी अवेलेबल है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप नेफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेफ्ट की सुविधा के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, बैंक में जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए नेफ्ट का फॉर्म, ठीक है। यहां पर लिखा होगा नेफ्ट ऑब्लिक करके क्या लिखा होगा? RTGS। अभी नेफ्ट तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ ही चुका है, मन में आ रहा होगा ये RTGS क्या है। तो ये भी एक सुविधा होती है जिसके जरिए हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और नेफ्ट और RTGS का फॉर्म कॉमन आता है बैंक में। अगर आपको नेफ्ट की सुविधा यूज करनी है तो आप RTGS को काट दीजिए, बैंक वाले समझ जाएंगे कि भाई आप RTGS के जरिए पैसा नहीं भेजना चाहते हैं, आप किसके जरिए भेजना चाहते हैं? नेफ्ट के जरिए। और आपको RTGS के जरिए भेजना है तो आप किसको कट कर देंगे? नेफ्ट को। क्लियर? उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, ठीक। तो एक नेफ्ट का आपने फॉर्म भरा, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको नेफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफर करना है, आपने नेफ्ट का फॉर्म भरा और बाय मिस्टेक जिस अकाउंट, देखो इसमें क्या होता है, जिस अकाउंट में हमें पैसा भेजना है वो अकाउंट नंबर लिखना होता है, या बैंक की भाषा में कहें तो हमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर लिखना होता है। बेनिफिशियरी मतलब रिसीवर का, जिसको हम पैसा भेज रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर लिखोगे तभी तो पैसा अकाउंट में पहुंचेगा। तो अकाउंट नंबर लिखना होता है। अगर बाई चांस मैंने अकाउंट नंबर लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ठीक है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होगी। यहां पर बैंक की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आप सोचें कि भाई मैंने गलत लिख दिया तो अब ये कुछ भी हो जाए इसमें। हालांकि जैसे हेल्प डेस्क होती है, नेफ्ट हेल्प डेस्क है, ठीक है, RBI में, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर कुछ हो सकता होगा तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि अगर आपका पैसा नहीं आया तो आप बैंक के ऊपर केस कर सकें। इसमें पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाएगी? कस्टमर की। ठीक है, अब आखिरी और कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए किसी ने नेफ्ट की सुविधा यूज नहीं करी है कभी, या कहें कि उसका अकाउंट ही नहीं है, बहुत सारे केस हो सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नहीं है या नेफ्ट की सुविधा यूज नहीं करी है, या फिर उसे भाई मोबाइल ज़्यादा अच्छा चलाना नहीं आता है, वो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा आप कह सकते हो मिला जुला नहीं है। ठीक है, तो वो ये जानना चाहता है कि भाई मुझे अगर इस सुविधा के जरिए पैसा ट्रांसफर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम फाइनली इसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि अगर मुझे पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं कैसे करूँगा, और हम ये वाली बात लेके चल रहे हैं कि भाई जो जानता है ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ों को वो तो आसानी से कर ही देगा, एकदम अनजान इंसान के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। एक हो गया भाई कौन? सेंडर। सेंडर मतलब जो पैसा भेजेगा, जैसे मैं भेज रहा हूं अपने दोस्त के पास तो मैं हो गया सेंडर। ठीक है, एक हो गया रिसीवर। अब मैंने दोस्त के पास भेजा तो मेरा दोस्त क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और बैंक की भाषा में बोले तो कौन कौन हो जाएंगे? सेंडर को बैंक की भाषा में क्या बोला जाता है? रेमिटर, जो पैसा भेज रहा। जैसे मैं भेज रहा हूं दोस्त के पास तो मैं कौन हूं? रेमिटर। अब सिंपल भाषा में हमने उसे यहाँ पे सेंडर लिख दिया। रिसीवर, मेरे दोस्त ने पैसा रिसीव करा, उसे मिला, तो उसे बैंक की भाषा में हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियरी। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं कि भाई सेंडर का अकाउंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर का अकाउंट ना हो। अब मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें सेंडर का अकाउंट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन हो, क्या कर सकता है? पैसा भेज सकता है। बट रिसीवर का अकाउंट होना कंपलसरी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिसीवर का अकाउंट है। ठीक है, और सेंडर का एक केस में मान लेंगे कि है और एक केस में मानेंगे कि नहीं। तो जब सेंडर का अकाउंट है, ठीक है, पहले ये वाला केस लेके चलते हैं, जब सेंडर का भी अकाउंट है और रिसीवर का तो है ही है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? भाई आपके पास कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं है, या आप अभी उससे बहुत ज्यादा यूज टू नहीं है, कोई गांव का इंसान है, तो उसके केस में मैं आपको समझा रहा हूं एकदम प्रैक्टिकली कि वो बैंक में जाएगा। ठीक है, जितना उसको पैसा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए उसको पैसा ट्रांसफर करना है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो उतने रुपए का वो एक चेक काट के ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट है, पहले तो ये पता करना है कितना पैसा ट्रांसफर करना है। मान लिया 20,000, तो 20,000 रुपए का वो एक चेक काट के ले जाएगा। ठीक है, और ये चेक जो कटेगा वो किस नाम से कटेगा? तो आप यहां पे लिखेंगे योरसेल्फ, या आप कह सकते हैं फॉर योरसेल्फ। मतलब चेक में लिखते हैं ना कि ऊपर नाम वगैरह लिखना होता है, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? फॉर योरसेल्फ। 20,000 रुपए का एक चेक काट के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, चेक काट के ले गए, फिर बैंक में जाएंगे तो वही फॉर्म जो अभी अभी बताया था। बैंक में जाएंगे तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म के ऊपर लिखा होगा नेफ्ट RTGS। तो आपको अभी कौन सी सुविधा यूज करनी है? नेफ्ट वाली। RTGS नहीं करनी है तो RTGS को आप काट दीजिएगा। फिर क्या क्या करना पड़ेगा? जिसको आप पैसा भेज रहे हो, मतलब बेनिफिशियरी, उसका आपको अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। दूसरा, बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि किस बैंक में उसका खाता है। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, IFS कोड लिखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है IFS कोड, ये जानना जरूरी है। IFS कोड की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या है? जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी आपके शहर में 10 ब्रांचेस हैं, तो 10 की लोकेशन अलग अलग है, तो उनको एक सर्टेन आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है RBI की तरफ से।
हर एक ब्रांच का अलग होगा। ये मत सोचिएगा कि केवल बैंक का होगा कि पीएनबी है तो उसका एक हो गया, नहीं, पीएनबी की अगर 100 ब्रांचेज हैं तो सबका अलग अलग होगा। ये कौन देता है? आरबीआई देता है। ब्रांचेस को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए वो ब्रांच किसकी है, मतलब कौन सी ब्रांच है, किस बैंक की है, वो सब। फिर से एक बार फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। लोग बाग जल्दी जल्दी में इसको आईएफएससी कोड बोलते हैं, बट सी तो कोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे बोलना क्या चाहिए? आईएफएस कोड। अब ये आईएफएस कोड आपको किसका बताना है? अपनी ब्रांच का या फिर जिसको पैसा भेज रहे हो उसकी ब्रांच का? तो जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसकी डिटेल भर रहे हो तो उसी की ब्रांच का होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जिसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो उससे फोन करके क्या कर लो, कंफर्म कर लो कि भाई आपकी ब्रांच का आईएफएस कोड क्या है, वो आपको बताएगा। ये आईएफएस कोड कितने डिजिट्स का होता है मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूं या इसी के आगे लिख देता हूं। 11 डिजिट्स का होता है। अब इन 11 डिजिट्स में बहुत सारी जानकारी छुपी हुई होती है। क्या जानकारी छुपी हुई होती है? पहली 4 डिजिट तो बताती हैं बैंक का नाम, ठीक है। जो 5वीं डिजिट होती है वो हमेशा क्या होती है? 0, याद रखिएगा 0 होती है। और आखिर की जो 6 होती हैं ये बताती हैं हमें ब्रांच कोड, ब्रांच की जानकारी देती है। अब सोचो आपने अकाउंट नंबर लिख दिया, जिसको पैसा भेजना है उसका, बैंक का नाम लिख दिया, साथ में ये लिख दिया, इससे क्या जानकारी मिल गई? ऐसे समझो कि मान लो आपका अकाउंट है किसमें? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो अब यहाँ वाले को अगर आप ये सारी जानकारी नहीं दोगे तो उसे कैसे पता चलेगा मुझे किस बैंक में भेजना है और उस बैंक की भी कौन सी ब्रांच में भेजना है? तो ये आईएफएस कोड से पता चलता है। उसे पता चल जाता है इस कोड से कि भाई अच्छा बैंक ये है, इस बैंक में भेजना है। उस बैंक की कौन सी ब्रांच में? वो आखिर के 6 डिजिट से। अब उस ब्रांच में भी किस खाते में, वो आपने अकाउंट नंबर देखो लिख ही दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको भरनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी भी भरनी होगी, फोन नंबर भरना होगा, क्योंकि जब पैसा पहुंच जाएगा जिसको आप भेजना चाहते हो तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ भाई आपका पैसा पहुंच चुका है। क्लियर हुआ? तो जब दोनों का अकाउंट हो, सेंडर का भी हो रिसीवर का भी हो, तो जितना पैसा भेजना है उतने रुपए का आप एक चेक काट के क्या कर लो, ले जाओ। आपके अकाउंट में होना चाहिए उतना, ऐसा नहीं कि बस चेक काट के चल दिए, ठीक है, तब तो चेक बाउंस हो जाएगा। उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए और जितना पैसा आपको भेजना है उतने का आप एक चेक काट के ले जाओ। किस नाम से कटेगा? फॉर योरसेल्फ के नाम से। बैंक में जाके ये फॉर्म भरना पड़ेगा और बैंक वालों को आप सारा रुपया दे दो। रुपया दे दो मतलब वही चेक दे दो, ठीक है, और आपका सारा पैसा विदिन 2 आवर्स उस अकाउंट में पहुंच जाएगा जहां भेजना चाहते हो। तो ये तो कहानी हो गई प्रैक्टिकली कि जब दोनों का अकाउंट हो, भेजने वाले का भी, जिसको पैसा भेजा जाना है उसका भी, तो कैसे करना होगा सारा काम। अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं कि जब सेंडर का अकाउंट ना हो, रिसीवर का तो होना भाई कंपलसरी है, तो क्या कंडीशन होगी? तो अब हम कौन सी वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं? ये वाली, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब जब अकाउंट नहीं है तो चेक कहां से काटोगे? भाई अकाउंट नहीं है तो चेकबुक भी नहीं होगी, तो चेक भी नहीं काटना। फिर तो सीधे जितना पैसा आपको भेजना उतना आप लेके जाइए, ये वाला फॉर्म भरिए और बैंक वालों को पकड़ा दीजिए, ठीक है। आपका अकाउंट नहीं है कहीं भी, आप किसी भी बैंक में चले जाओ। अब आप कहोगे कि किसी भी बैंक में कैसे? भाई उस बैंक में जाओ जो नेफ्ट इनेबल्ड हो। नेफ्ट इनेबल मतलब जिसमें ये सुविधा दी जा रही है। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा नेफ्ट की सुविधा किस में दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल 99.9% बैंक ये सुविधा दे रहे हैं। बहुत ही रेयर कुछ एक बैंक होंगे जो नहीं दे रहे। फिर भी अगर आपको उन सारी ब्रांचेस की या बैंक की लिस्ट चाहिए जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो मैं अभी आपको लास्ट में एक लिंक बताऊंगा, वहां पर जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ब्रांच में जाइए, उतना पैसा लेके ये फॉर्म भरिए और ब्रांच वालों को पैसा दे दीजिए जिस ब्रांच में नेफ्ट की सुविधा हो। और आजकल सभी बैंकों में है ऑलरेडी,
तो आप जाएंगे और वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप इस कैश के माध्यम से पैसा देते हैं, अभी तो आपने कैश नहीं दिया था पहले वाली में, उसमें आपने चेक से दिया था। जब आप कैश के माध्यम से पैसा देते हैं तो वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना ट्रांसफर करते हैं? 50,000। मतलब अगर आपको 2 लाख भेजना है तो भी ट्रांसफर होगा, लेकिन वो कितनी बार में होगा? 4 बार में होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ, जो लिंक मैं आपको बताने की कह रहा था वो आप लोग लिंक नोट कर लीजिए जल्दी से। लिंक है rbi.org.in। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, नेफ्ट सर्च करिए, ठीक है, उसमें कई सारे लिंक खुल जाएंगे। 2-3 लिंक नीचे जब आएंगे तो एक आरबीआई का लिंक आ रहा होगा, rbi.org.in, और उसके आगे लिखा होगा FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वहां पर जाइए, आपको सारी जानकारी बहुत सिंपल शब्दों में मिल जाएगी। और क्योंकि आरबीआई का लिंक है तो बहुत ज्यादा क्या है, आप कह सकते हो ऑथेंटिकेटेड है, भरोसेमंद है। ठीक है, अगर उसमें भी आपको कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं वो सॉल्व करूंगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सेकंड वीडियो के लिए।